तो बायर्स परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार अपने फ्लैट्स को लेकर परेशान है। बिल्डर के पास दौड़ रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी के पास, यमुना प्राधिकरण के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर में लीगली रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कृत नारायण जी, एक चीज और सामने आई देखने को कि बहुत सारे बायर्स ने ये कहा कि हमारे फ्लैट्स नहीं मिल रहे, 10-10, 12-12 साल हो गए, और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि तमाम बिल्डर्स अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे रहे हैं। ये भी एक नए तरह का ट्रेंड निकल पड़ा है कि अगर आप फ्लैट्स ना दें तो आप दिवालिया अपने आप को घोषित कर लें। रियल एस्टेट केस में ज़्यादातर देखा गया है कि अपने आप नहीं गए हैं, इनको होम बायर्स या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही कोई गया है इनके अगेंस्ट सीआरपी इनिशिएट करने के लिए। तो जो आईआरपी अपॉइंट होता है, फिर आरपी बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाए उनके सारे फंड का, कि कैसे अगर फंड का डाइवर्सन हुआ है या मिसयूज हुआ है तो उसको फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। और फिर अगर पाया जाता है कि कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स हुआ है पास्ट में, या प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुआ है जिसमें कि अनड्यू एडवांटेज दिया गया है डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव को, तो एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करके और उसको रिवर्स करवाएं, उस ऐसे ट्रांजेक्शन, फ्रॉडलेंट या प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। तो अगर जब सीआरपी इनिशिएट हो गया या हो जाएगा, उस केस में क्या होता है कि ये आरपी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आरपी करता भी ऐसा है कि सारे ही ऐसे ट्रांजेक्शन्स को अनअर्थ करता है और उसको लाता है। जो भी उसमें से रिकवरी होगा, मेनली अगर होम बायर्स ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है तो होम बायर्स के पास पूरा से होता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या करना है, कैसे करना है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में बिल्कुल होम बायर्स के पास होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन फिर भी वो सालों साल भटकते रहते हैं। खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। खान साहब, लगातार हमने देखा बायर्स परेशान होते रहते हैं। एक जगह से काम निकल आता है तो दूसरी जगह फंस जाता है। एक तो पहले ही आपको फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपको लीगल प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना होता है। ऐसे में कितनी ज्यादा दिक्कत जो बायर्स है उनके सामने आती है। दोनों तरीके से बायर्स ही परेशान होता है। उसको ईएमआई भी भरनी है, मकान नहीं मिला है, जो लोन ले रखे हैं उसकी ईएमआई भी भर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं वो। उसके साथ साथ अब उसको ये भी महसूस हो रहा है कि जो पैसा मैंने अभी तक जमा किया वो भी मेरा सारे का सारा डूब चुका है। तो जो लोग 10-10 साल से या 15-15 साल से अपने आशियाने की तलाश में लोग अभी तक भी धक्के खा रहे थे, और अभी तक भी उनको ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी, कुछ हमारे लिए भला होगा, लेकिन आज भी हम वहीं लौट के ऐसा लग रहा है कि जो पैसा दे दिया वो भी लॉसेज है। दूसरी चीज ये है कि जब हमने बिल्डर को पैसा दे दिया और बिल्डर को अथॉरिटी ने उसको जमीन अलाउड की, तो उसको लॉसेज कहाँ पे हुआ? उसका एक ऑडिट तो हो कि उसको लॉसेज कैसे हुआ। बिल्डर को जमीन मिली 10% पैसा जमा करने के बाद, 100% बैंक ने उसको फाइनेंस दे दिया, तो उसने पैसे को लगाया कहाँ है? हमारा जो पैसा था वो कहाँ गया? जो बैंक ने पैसा दिया वो कहाँ गया? इसका मतलब इसमें गोलमाल है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, तो इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है। बैंक भी पैसे दे रहे हैं अगर बिल्डर्स को, तो वो कहां गए? बायर्स के तो पैसे ऐसे ही डूब गए और बायर्स ऐसे ही परेशान हो रहा है। कॉलर हमारे साथ है, शीनम जल्दी से बताइए कौन। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अपना सवाल पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? सत्यम है हमारे साथ। सत्यम, सवाल करिए अपना। हेलो 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 हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे हैं सत्यम, आप सवाल करिए। फर्स्ट प्रदीप को दिल से सैल्यूट। ठीक है, प्रदीप का मैंने मोटिवेशन देखा है। प्रदीप सत्यम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप सवाल करिए अपना। प्रदीप, आप क्या करते हैं? आपकी आवाज मिल रही है। आप एक काम करिए, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, तब मैं आपकी आवाज अच्छे तरीके से सुन पाऊंगी, हमारे एक्सपर्ट भी आपका सवाल सुन पाएंगे। टीवी का वॉल्यूम पूरा क्लियर है मेरा। हाँ, अब बताइए अपना सवाल। मैम, मैं प्रदीप को दिल से सैल्यूट करता हूँ पहले। ठीक है। और प्रदीप, आप कैसे हैं? प्रदीप, लगता है सही तरीके से सवाल समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन शशांक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, अगर
लीगली बात की जाए तो बहुत सारे, जिस तरह से खान साहब भी यही बता रहे हैं और इको विलेज से जुड़े हुए हैं जो बायर्स एसोसिएशन से, वो भी यही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से अगर मार किसी को पड़ रही है तो वो बायर्स को पड़ रही है। जो बिल्डर्स है वो तो दोनों तरफ से पैसे उठाकर पता नहीं कहां पर है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या अथॉरिटी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती? और रेरा को बनाया गया खास तौर पर इन बिल्डर्स पर नजर रखने के लिए, कितने भी कड़े कानून हो जाए लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। शशांक जी, कानून को मिलने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं है, बहुत लंबी है। उस लंबी की वजह से रेरा की अपील, रेरा जाइए, रेरा की अपील करिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाइए, उसकी अपील करिए, स्टेट कंज्यूमर फोरम जाइए, उसकी अपील करिए, और बिल्डर्स के पास पैसे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक अपील करता रहता है और होम बायर्स फंसे रहते हैं। और होम बायर्स के पास क्योंकि कई सारे व्यवधान होते हैं, एक तो उसको लगातार अपना मकान लेता है, मकान लेने के बाद उसके पैसे भर रहा होता है, फिर लीगल फीस भर रहा होता है, फिर सही वकील, सही विधिक सलाह के लिए पीछे भाग रहा होता है, और अंत में उसको ये नहीं पता होता है हमें क्या करना है। इसलिए मेरी एक बहुत जिम्मेदार एक सलाह है सब लोग, सारे होम बायर्स को, क्योंकि आपका खून पसीना का पैसा इस पे लगा हुआ है, कृपया करके एक अच्छे वकील के साथ, अच्छे अधिवक्ता के पास जाके उचित सलाह लेके अपनी कानूनी लड़ाई को बहुत मजबूती से पक्ष रखते हुए यथाशीघ्र अपने पैसे लें। बिल्डर्स के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे वकील की टीम है, हमें इससे किसी रूप में डरना नहीं है, और अपने पैसों को लेने के लिए जो सर्वोत्तम बिल्डर्स के पास पैसा भी होता है, पड़ेगा। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कतें आती है और बातें ये भी निकलकर सामने आती है कि अधिकारियों की संलिप्तता इसमें होती है, अधिकारी जो है बिल्डर्स को शय देते हैं। कृत नारायण जी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्डर्स के पास बहुत बड़ा टीम होता है और एडवोकेट का भी बहुत बड़ा टीम होता है, उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जितना भी केसेज हुआ है, काफ़ी सारे केसेज में देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ दैट इवन सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारा मैटर गया, और जेपी इंफ्राटेक एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है उस कंटेक्स्ट में, और कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है रितेश जी भी हमारे साथ, बिल्कुल इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। रितेश सिंह, सदस्य सुपरटेक बायर्स भी हमारे साथ है। रितेश, एक बायर्स बहुत सालों पहले अपने घर का सपना देखता है और अब तक अपना सपना देख ही रहा है, वो सपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि कोई आप अच्छा अधिवक्ता कर लीजिए, आपको कानूनी प्रक्रिया के साथ तो गुजरना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो लड़ाई है वो रंग लाती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से जूझ रहे हैं अपने फ्लैट के लिए। चलिए रितेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, पहुंच पा रही है। उमेश जैन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। उमेश, अपना सवाल करिए। उमेश जी, अपना सवाल करें। हाँ, मैं आप जी 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 बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने ये प्रोग्राम चालू किया है, ये बहुत अच्छा किया है। तो आपका कोई सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उनकी मिली भगत से बिल्डर जो है बायर्स को परेशान करता है, बायर्स का अलॉटमेंट नहीं देता है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी पर शिकंजा कसना चाहिए गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे बायर्स परेशान ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, बायर्स परेशान ना हो इसके लिए अथॉरिटी को इस पर शिकंजा कसने की जरूरत है। शशांक वाजपेयी जी, अब देखिए ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, चाहे वो रेरा का गठन हो या फिर तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया बायर्स निभा रहे हैं, लेकिन जो उनको करना है वही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बायर्स के गाड़ी कमाई का पैसा है, वो अगर लुट जाएगा तो वो कहां जाएंगे? ऐसे में जरूरी है कि अब इस पर नकेल कसा जाए। ये इस पर नकेल कसा जाए। आपको दिल्ली का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया जा रहा है। इसका कारण यही है कि ये जितने प्राधिकरण बनते हैं, प्राधिकरणों में करप्शन कम हो, उनका एकीकृत हो, मानव इंटरफियरेंस कम से कम हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हो, उसके बाद अधिकतम ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और बिल्डर्स के जो भी कृत्य किए जा रहे हैं उन पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए एक नियमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से और नियमबद्ध तरीके से कार्रवाई हो, और इनको यथाशीघ्र पोजीशन
पैसा और उसका कब्जा और रजिस्ट्री प्राप्त हो। इसकी जो प्रक्रिया है इसको और सरल और तीव्र करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ऐसा लगता है आने वाले समय में बहुत तेजी से होगा। पर देखिए, आज जो सुपर टेक का स्पेसिफिक मामला चल रहा है, अभी कुछ मैटर्स लगे थे जो मुझे भी इन्होंने बताया, पूरे देश के सारे सुपर टेक के मैटर अब आज की डेट में एनसीएलटी में है। एनसीएलटी का जो मैं नोटिफिकेशन आपसे बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, उस सबको आज यथाशीघ्र पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें आईआरपीस के नाम भी दिए हुए हैं, अपने क्लेम्स भी भर दीजिए, जिससे कि यथाशीघ्र रूप से आपको कोई नुकसान ना हो और आपके पैसे प्राप्त हो सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जो हर बिल्डर, हर बायर को जरूर पता होना चाहिए। इस तरह का कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी रहता है। हमारे साथ उमा तिवारी भी जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। उमा जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, मेट्रो पार्क व्यू अपार्टमेंट सेक्टर 2 विकास नगर लखनऊ से। जी पूछिए, सवाल पूछिए उमा। मैम, हमारे बिल्डर ने हमको बहुत धोखे में रह के फ्लैट बेच दिया, पोजीशन हमारे पास है, लेकिन अब हमको बाद में पता कि बिल्डर द्वारा कोई हमको सुविधाएं नहीं दी जा रही, ना तो उन्होंने जनरेटर, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। और मैम, इन्होंने केवल 5 फ्लैट बेच करके बाकी फ्लैट इन्होंने किराए पे दे दिए हैं और सुविधाएं हमको कुछ मिल नहीं रही। हमने आवास विकास से लेकर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में से तक लेकर के और रेरा तक में कंप्लेन करी है मैम, लेकिन 2 साल 2.5 साल से हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है हमको। बिल्कुल, पोजीशन के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत रहती है। कृत नारायण जी, आप कुछ सजेस्ट कर पाए उमा जी को? पोजीशन के बाद रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, अगर एनओसी मिल चुका है। कृत नारायण जी, इनका सवाल ये भी है कि जो बिल्डर ने वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए गए हैं, जो एक बेसिक नीड होती है उनको भी पूरा नहीं किया गया। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में बिल्डर के अगेंस्ट में ये रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। रेरा, अगर रेरा में भी 1-2 कंप्लेन के बाद सुनवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो आरटीआई ये फाइल कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली ये अपना ग्रुप बना करके डिमांड कर सकते हैं कि अगर सुविधा नहीं मिल रही है बिल्डर्स की तरफ से, तो इनका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो अलग से फॉर्म हो और वो टेक ओवर करे ये बेसिक नेसेसिटी जो है सोसाइटी का, उसको हैंडल करने के लिए। तो यही इनके पास मैकेनिज्म है। ठीक है, इनके पास यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ के आप जो भी सुविधाएं बिल्डर ने किया है, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए जी, अपना किशन कुमार हमारे साथ है जालौन से। किशन, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम, मैंने 2015 में फ्लैट बुक करवाया था, मेरे से पैसे पूरे ले लिए और ना ही वो फ्लैट दे रहा है और ना ही पैसे दे रहा है। तो आप लोगों ने कहाँ कंप्लेन किया? मैंने कंप्लेन किया था, उसको जो रेरा अजीत गुप्ता है उसको मैंने कंप्लेन की थी, तो ये बोला है मैं पैसे दे दूंगा, फ्लैट दे दूंगा, ना वो पैसे दे रहा है ना फ्लैट दे रहा है। ठीक तो है। मेरी आर्मी की कमाई है, आर्मी की कमाई में आर्मी सर्विस करता हूँ और आर्मी कमाई हमारी पूरी खा गया है। बिल्कुल, तो क्या आप समझ सकते हैं बायर्स के दिल पर क्या बीती होगी जब उसकी गाढ़ी कमाई इस तरह से कोई लूट कर लेकर जा रहा है? शशांक वाजपेयी जी, इन्होंने कहा कि कोई अभी तक फ्लैट देने का उसने नाम नहीं लिया है और लगातार मुझे दौड़ा रहा है, मैं क्या करूं? रेरा में गए लेकिन कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। एक स्टेप आगे ले जाने के बाद जो सजेस्ट करना चाहिए वो ये है, अगर आप रेरा में, कंज्यूमर फोरम्स में, कोर्ट्स में नहीं होते हैं, आपको नहीं मिलती है, तो यथा शीघ्र आपको पुलिस स्टेशन में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए। 420 की एफआईआर होगी और जो सेक्शन जो उन्होंने आपके संग धोखाधड़ी किया उसकी होगी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की होगी, और उसके बाद बिल्डर के ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा और आपका इकोनॉमिक ऑफेंसिव लिंक में भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन को भी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है। अधिकार करने के बाद यथाशीघ्र आपके पैसे भी दिलाए जाएंगे और समझौता भी कराया जाएगा। और कुछ चाहिए उन सुविधाओं के लिए जो पहले आपको रास्ता बताया गया था कि आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से उसको अपने कब्जे में लें और अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि जो बिल्डर की मोटी कमाई होती है, जो बिल्डर आपसे चार्ज करता है, जो बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज करता है, वो उनकी कमाई होती है, उसकी सुविधाएं जनता को नहीं मिल पाती है, वो लोग इन पैसों का भी दुरुपयोग करते हैं। जी शशांक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब भी कोई कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती है तो उसके बाद कहा यह जाता है कि सरकार की तरफ से एक अधिकारी उस कंपनी में बिठाया जाता है ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे निजात बायर्स को मिल सके। लेकिन क्यों ये चीजें पूरी नहीं हो पाती? क्या अधिकारियों की भी संलिप्तता रहती है? इस तरह की भी कोई जानकारी हो?
IRP की प्रक्रिया बहुत नियमित, बहुत समयबद्ध तरीके से होने वाली प्रक्रिया है। जब उसमें IRP अपॉइंट हो चुका है तो उसमें किसी भी रूप में आप किसी भी संशय में, किसी भी भ्रामक बातों में ना आए। निश्चित रूप से वो 270 दिन के अंतर्गत आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उस प्रक्रिया में जिसके जो पैसे हैं वो मिल जाने चाहिए। उसके बाद क्योंकि दो प्रोसेस होते हैं, वो NCLT में और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करते हैं। उन अपीलों में भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, लाभ होने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए समयबद्ध तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया का पालन करिए। NCLT में सुपरटेक के सारे मामले चले गए हैं, उन मामलों को यथाशीघ्र आप जाइए, अपने क्लेम्स फाइल करिए। निश्चित रूप से आपका पैसा यथाशीघ्र, मतलब जो एक टाइम बाउंड डेट है उसमें मिल जाएगा। ठीक है। और कृत्य जी से एक सवाल और। कृत्य जी, जब रेरा बना था तो कहा यह गया था कि जो बिल्डर्स हैं उन पर नकेल कसी जाएगी और बहुत सारे सख्त नियम बनाए गए थे, लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर वो लूप फॉल्स है जहां पर दिक्कत आ जाती है, बिल्डर अपनी मनमानी करता है और बायर्स खाली हाथ रह जाता है? देखिए, रेरा में भी रेरा उतना एफिशिएंट रहा नहीं जितना जब बना था, और सेंट्रल एक्ट था उस समय, जो उसका पर्पस था वो रेरा अचीव नहीं कर पाया। जब वो स्टेट वाइज वो हो गया तो उसमें वो एफिशिएंसी रही नहीं। सिटीजन कोई उसमें ये होना चाहिए, सिटीजन चार्टर जैसा कि विद इन ए टाइम लाइन कंप्लेन रिजॉल्व हो, एक्शन हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जो रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव हुआ नहीं। तो अब रेरा के साथ साथ अब ये NCLT वाला जो रूट है, जैसे इन्होंने बताया एडवोकेट साहब ने, बहुत टाइम बाउंड प्रोसेस है। 180 दिन है, उसके बाद 90 डेज का और एक्सटेंशन मिलता है, और मैक्सिमम 60 डेज का और एक्सटेंशन मिलता है। और उसके अंदर या तो इनको अपना फ्लैट मिलेगा, और अगर फ्लैट नहीं मिलता है, इन केस अगर ये COC डिसाइड करता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करता है कि नहीं हमें प्रोजेक्ट को नहीं बनाना है, तो फिर इनको पैसा मिलेगा। जो भी इन्होंने पैसा दिया है विद इंटरेस्ट वो पैसा इनको मिलेगा, और विद इन टाइमलाइन मिलेगा। जो लोग 10 साल इंतजार किया है। ठीक है कृत्य जी, तो आपका यही कहना है कि रेरा को जिस हिसाब से बनाया गया था अब उतना प्रभावी रेरा नहीं रह गया है, लेकिन दिक्कत दिल्ली NCR की यही है कि इस वक्त बायर्स अपने घर पाने के लिए लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, लीगल प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। आश्वासन हर जगह से मिल रहा है, लेकिन एक बायर्स के दिल पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पेपर लीक केस के आरोपी पेश किए गए हैं, बलिया कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है पेपर लीक केस मामले को लेकर, और अब जो है बलिया कोर्ट में आरोपी पेश किए गए हैं। तो पेपर लीक केस के आरोपी पेश किए गए हैं बलिया कोर्ट में। बताया जा रहा था कि कुछ देर में बलिया कोर्ट में आरोपी पेश कर दिए जाएंगे, अब उन्हें पेश कर दिया गया है। 20 आरोपी ऐसे हैं जिनको पेश किया गया। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। उपेंद्र, कितने लोग हैं जिनको पेश किया गया है? कुल 20 लोग हैं, क्योंकि कल हमने 2 को देखा था, पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए 17 कल थे और 5 आज आरोपी पकड़े गए। टोटल 22 आरोपी थे, जिसमें 2 यानी कि DIS और 1 आरोपी को कल ही जो है न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था, और आज 20 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल सिकंदरपुर से जुड़ा हुआ जो गांधी इंटर कॉलेज बताया जा रहा है, वहां के जो स्कूल के प्रबंधन और जो स्टाफ है उनको यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लाया गया है। मैं CJM कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जहां पर अभी उनको अंदर ले जाया गया है। और बड़ी खबर ये बता दूं कि पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। कुछ देर बाद पुलिस की ओर से, अभियोजन की ओर से भी इस पर जो है 14 दिन की रिमांड अर्जी डाली जाएगी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि न्यायालय में जहां एक और अंदर CJM कोर्ट पर आरोपी है, तो दूसरी ओर पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है। खुद STF ने इस पूरे ताने बाने को इसको पूरी लिखा पढ़ी की है, और अभी माना जा रहा है कि करीब 14 दिन की रिमांड अर्जी जो है पुलिस डाल सकती है पूछताछ के लिए। तो फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर है, और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, सारे आरोपी अंदर है क्या? हाँ, अंदर कोर्ट के अंदर जो है रिमांड पेश होने जा रहा है CJM साहब के यहाँ। जी, तो उनका रिमांड बन रहा है। जी। अभी CJM साहब कोर्ट में बैठे ने, रिमांड बन जाएगा तो कोर्ट में बैठेंगे, उनको जुडिशियल रिमांड ग्रांट करेंगे। अच्छा सर, ये क्या पुलिस कितने दिन की जुडिशियल रिमांड डाल रही है? वो पुलिस कितने दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड डाल रही है? अभी पुलिस की तरफ से नहीं पड़ा हुआ, अभी जुडिशियल रिमांड के लिए ही पड़ा हुआ, जो CJM साहब 14 दिन के लिए ग्रांट करेंगे। 14 दिन के लिए ग्रांट करेंगे। पुलिस की तरफ से कोई अर्जी नहीं पड़ी? अभी नहीं पड़ी। तो अभी फिलहाल पुलिस की ओर से कोई अर्जी नहीं पड़ी है। अभी जो है जुडिशियल रिमांड के लिए, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए ही होगा। अगर ये माना जाए कितने आरोपी होंगे सर? अभी कितने आरोपी बाकी हैं? अभी तो विवेचना चल रही है, तो पुलिस बता सकती है। जी। विवेचना में जितने लोगों को कोर्ट में लाएगी, बस उनकी जानकारी। ये सर सिकंदरपुर से जुड़ा हुआ है? ये थाना सिकंदरपुर के आरोपी आज लाए गए हैं। ये गांधी इंटर कॉलेज बताया जा रहा है।
जी गांधी इंटर। तो आपने सुना हमारे साथ सीनियर काउंसिल है जो पूरे मामले बिल्कुल उपेंद्र बता रहे हैं कि इस वक्त 20 लोगों की पेशी हो रही है, जुडिशियल रिमांड की मांग की गई है, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की मांग की गई है। अब देखना होगा कितनी देर में ये पेशी खत्म होती है और फिर कितने दिन की जुडिशियल रिमांड मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।